महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर वो बस एक बहुत ही पक्का लगने वाला भ्रम है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये भ्रम हमें बड़ा असली लगता है ना? दीवार पे घड़ी की टिक टिक, कैलेंडर पे बदलते दिन, मतलब समय तो एक सीधी न रुकने वाली नदी जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस नदी को उसके बिल्कुल स्रोत पर देखें, मतलब सबसे छोटे, सबसे अजीब पैमाने पर, क्वांटम दुनिया में। आज हम इसी पर एक गहरी और आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। ये विषय हाल ही में द हिंदू में भी कवर हुआ था और हमारी चर्चा का जो आधार है वो फिजिकल रिव्यू लेटर्स में छपी एक नई स्टडी है। इसमें वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्वांटम घड़ी बनाई है जो समय के बारे में हमारी पूरी सोच को हिला सकती है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, खासकर जीएस पेपर 3, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे सवाल आते हैं। तो चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी घड़ी, चाहे वो दीवार पर टंगी हो या हमारी कलाई पर, आखिर वो काम कैसे करती है। इसके पीछे भौतिक का एक बहुत ही बेसिक नियम है, एंट्रोपी, जिसे अक्सर चीजों के बिखरने या अव्यवस्था का माप भी कहा जाता है। हाँ, मोटे तौर पर ये सही है, लेकिन अव्यवस्था शब्द कभी-कभी थोड़ा भ्रामक हो सकता है। अच्छा। हाँ, ज्यादा सही तरीके से कहें तो एंट्रोपी का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में ऊर्जा कितने अलग-अलग तरीकों से फैल सकती है। जैसे आपके हाथ में एक साबुत कांच का गिलास है, उसमें ऊर्जा के फैलने के तरीके बहुत सीमित हैं। लेकिन जैसे ही वो गिरकर टूट जाता है तो उन सैकड़ों टुकड़ों में ऊर्जा के फैलने के लाखों तरीके बन जाते हैं। ओह, समझी। ऊर्जा का यही फैलाव, यही बढ़ती हुई एंट्रोपी समय को एक दिशा देती है। वैज्ञानिक इसे समय का तीर कहते हैं, एरो ऑफ टाइम। मतलब टूटे हुए कांच के टुकड़े कभी अपने आप जुड़कर वापस गिलास नहीं बनते, क्योंकि ऐसा करना एंट्रोपी के नियम के खिलाफ होगा। बिल्कुल सही। तो हमारी घड़ियां भी इसी नियम पर चलती हैं। वो लगातार थोड़ी थोड़ी ऊर्जा खर्च करती हैं, एंट्रोपी पैदा करती हैं, और इसी वजह से उनकी सुइयां हमेशा आगे ही घूमती हैं, कभी पीछे नहीं। हाँ, और यही चीज अतीत और भविष्य के बीच एक साफ लकीर खींचती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है, क्वांटम दुनिया से। अच्छा। क्वांटम स्तर पर जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें जो एंट्रोपी पैदा होती है वो हमारी दुनिया के मुकाबले ना के बराबर होती है, बहुत ही कम। तो इसका मतलब ये है कि वहां समय का तीर बहुत कमजोर हो जाता है, और नतीजा ये होता है कि एक क्वांटम घड़ी सिद्धांत में थोड़ी देर के लिए पीछे की ओर भी टिक कर सकती है। पीछे की ओर? ये तो बड़ी अजीब बात है। एक ऐसी घड़ी जो कभी कभी पीछे भी चल सकती है, वो तो किसी काम की नहीं। वो समय का भरोसेमंद रिकॉर्ड कैसे रखेगी? बिल्कुल, यही वैचारिक समस्या थी। तो वैज्ञानिक सोचने लगे कि कहीं हम गलत जगह तो नहीं देख रहे। क्या हो अगर समय का रहस्य घड़ी के पुर्जों में नहीं बल्कि हमारी अपनी आंखों में छिपा हो। हाँ, यही उनकी सबसे क्रांतिकारी सोच थी। उनकी थ्योरी ये थी कि समस्या का हल घड़ी की मशीनरी में नहीं, बल्कि उसे मापने की प्रक्रिया में है। मतलब जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि समय क्या हुआ है, तो उस देखने की प्रक्रिया में भी ऊर्जा खर्च होती है और एंट्रोपी पैदा होती है। ओह, ये अवलोकन की लागत वाली बात। सही पकड़ा। यही कॉस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो बाहरी धक्का हो सकता है जो समय को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही घड़ी अंदर से लगभग रुकी हुई हो। ये विचार तो बहुत ही दिलचस्प है। तो इसे परखने के लिए उन्होंने वाकई में क्वांटम घड़ी बनाई? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने डबल क्वांटम डॉट या डीक्यूडी नाम की एक चीज का इस्तेमाल किया। डबल क्वांटम डॉट? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि सेमीकंडक्टर पदार्थ के समुद्र में दो बहुत ही छोटे नैनो स्केल के कृत्रिम द्वीप हैं। इतने छोटे कि इन पर एक बार में सिर्फ एक ही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ठहर सकता है। और ये तकनीक तो बहुत जरूरी है। क्वांटम डॉट्स बनाने वाले वैज्ञानिकों को तो 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हाँ, वही तकनीक। तो इस घड़ी में टिक का मतलब क्या था? टिक का मतलब था एक इलेक्ट्रॉन का सफर। वो एक स्रोत से निकलकर पहले द्वीप पर आता, फिर क्वांटम टनलिंग से दूसरे द्वीप पर जाता, और फिर अंत में बाहर निकल जाता। जब इलेक्ट्रॉन ये पूरा चक्र पूरा करता तो उसे एक फॉरवर्ड टिक माना जाता। क्वांटम टनलिंग, ये वही है ना जिसमें कोई कण दीवार के आर पार निकल जाता है, जैसे कोई भूत हो? हाँ, एक तरह से वही। तो अब सवाल था कि इस घड़ी को पढ़ा कैसे जाए, यानी ये कैसे पता चले कि इलेक्ट्रॉन किस द्वीप पर है।
इसके लिए उन्होंने पास में ही एक जासूस को बिठा दिया। ये जासूस एक और क्वांटम डॉट था जिसे चार्ज सेंसर की तरह इस्तेमाल किया गया। यह सेंसर तुरंत पता लगा लेता था कि इलेक्ट्रॉन पहले द्वीप पर है या दूसरे पर। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जासूसी मुफ्त में नहीं हो रही थी। बिल्कुल नहीं। हर बार जब सेंसर इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाता तो उस प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होती थी और एंट्रोपी पैदा होती थी। तो ये पूरा सेटअप तैयार था, एक नन्ही सी क्वांटम घड़ी और उसे देखने वाला एक जासूस सेंसर। तो जब वैज्ञानिकों ने डेटा देखना शुरू किया तो उन्हें क्या मिला? देखिए, पहला नतीजा तो वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने पाया कि जो घड़ी ज्यादा सटीक थी, मतलब जिसकी टिक ज्यादा नियमित रूप से आगे बढ़ती थी, वो अपनी अंदरूनी मशीनरी से ज्यादा एंट्रोपी पैदा कर रही थी। ठीक है, ये तो समझ आता है, इसमें कोई हैरानी नहीं। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने माप की प्रक्रिया, मतलब उस जासूस सेंसर द्वारा पैदा की गई एंट्रोपी का विश्लेषण किया। तो क्या पता चला? उन्होंने पाया कि क्वांटम घड़ी से समय की जानकारी निकालने की जो एंट्रोपिक लागत थी, वो घड़ी की टिक की अपनी लागत से 9 गुना ज्यादा नहीं थी। तो फिर? बल्कि 9 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा थी। 1 मिनट, 9 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 1 अरब गुना। रुकिए, ये तो ऐसा हुआ कि जैसे मैं अपनी कार दिल्ली से मुंबई चलाकर ले गई। हाँ। और उसमें बस 1 लीटर पेट्रोल लगा। हाँ। लेकिन फिर मैंने मैप खोलकर देखा कि मैं कहाँ हूँ और उस मैप को देखने में 1 अरब लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। ये तो पागलपन है। बिल्कुल, ये अनुपात इतना ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है। और यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। टीम ने इस नतीजों का जो मतलब निकाला वो बहुत गहरा है। क्या मतलब निकाला? उन्होंने कहा कि क्वांटम घड़ी में समय का जो एक तरफा बहाव है, उसका मुख्य स्रोत घड़ी की अपनी मशीनरी नहीं, बल्कि उसे देखने का काम है। घड़ी नहीं, बल्कि उसे देखने का काम। हाँ, भले ही घड़ी की अंदरूनी मशीनरी कोई एंट्रोपी पैदा नहीं कर रही थी, लेकिन घड़ी की लगातार निगरानी ने उसकी अवस्थाओं का एक पक्का अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बना दिया। समय का तीर घड़ी के अंदर से नहीं, बल्कि उसे देखने की प्रक्रिया से पैदा हो रहा था। वाह, मतलब घड़ी के पुर्जे समय नहीं बना रहे, हमारी नजरें बना रही हैं। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। पर इसका असल दुनिया में एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए क्या मतलब है? इसके बहुत गहरे मतलब हैं और ये सीधे सीधे GS3 के सिलेबस से जुड़ते हैं। सबसे पहला तो है भौतिकी की हमारी बुनियादी समझ के स्तर पर। ये स्टडी बताती है कि समय का जो एक दिशात्मक प्रवाह हम महसूस करते हैं, वो शायद क्वांटम दुनिया का अपना गुण है ही नहीं, बल्कि ये हमारे द्वारा जानकारी को मापने और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से उभरता है। अच्छा। दूसरा फायदा है मापतोल के विज्ञान में, जिसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। हमारी जो परमाणु घड़ियां हैं, एटॉमिक क्लॉक्स, जो सबसे सटीक मानी जाती हैं। हाँ, ये रिसर्च बताती है कि अगर हम देखने की एंट्रोपी लागत को कम कर सकें तो हम और भी ज्यादा सटीक घड़ियां बना सकते हैं। इससे जीपीएस और भी सटीक हो सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में अभूतपूर्व सटीकता आ सकती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। कोई भी क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स को सटीक रूप से नियंत्रित करने और मापने पर ही निर्भर करता है। सही है। ये स्टडी हमें एक तरह की चेतावनी देती है कि क्वांटम सिस्टम से जानकारी निकालने की एक भारी भरकम थर्मोडायनामिक कीमत होती है। मतलब भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों को डिजाइन करते समय हमें सिर्फ प्रोसेसर की स्पीड पर ही नहीं, बल्कि उसे मापने वाले उपकरणों की ऊर्जा दक्षता पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। संक्षेप में कहें तो ये रिसर्च साबित करती है कि एक क्वांटम सिस्टम और उसे मापने वाली उपकरण के बीच की जो बातचीत है, वो कोई मामूली तकनीकी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो सिस्टम की भौतिकी का एक केंद्रीय और मूलभूत हिस्सा है। और अंत में मैं एक विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये अध्ययन हमें आइंस्टाइन की उस बात पर वापस ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। शायद अतीत और भविष्य के बीच का भ्रम इसलिए इतना पक्का है क्योंकि हम, यानी पर्यवेक्षक, उसे देखने की एक बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। हर बार जब हम पूछते हैं समय क्या हुआ है, तो हम अपनी देखने की ऊर्जा से समय के तीर को और मजबूत कर रहे होते हैं। मतलब क्या हम वास्तविकता को बस देखते हैं या हमारे देखने का काम ही वास्तविकता का निर्माण करता है?
यही सवाल है। ये क्वांटम भौतिकी में हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण था, और जैसा कि हमने देखा, ये यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत ही प्रासंगिक है। ये दिखाता है कि कैसे मौलिक विज्ञान में की गई खोजें भविष्य की तकनीक की नींव रखती हैं। अगर ये चर्चा आप लोगों को उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई और प्रश्न हो या आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य विषय पर इसी तरह गहराई से चर्चा करें तो नीचे टिप्पणी में हमें ज़रूर बताएं।